हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वीडियो भर्ती मामला जो चल रहा है उसमें एक बार फिर से मैं थोड़ा सा अपनी बातें रख रहा हूँ। देखिए, पहली बात मेरी आपसे एक विनम्र आपसे विनती है कि आप लोग बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाते हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ज्वाइनिंग देनी चाहिए या फिर ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप उसे सही तरीके से प्रेजेंट करिए, सही तरीके से बोलिए। अगर आपको लगता है कि गलत है तब भी उसको आप सही तरीके से ही बोलिए, लेकिन एक स्टूडेंट और जो मर्यादा होती है उस मर्यादा में रह करके आप चीज़ों को बात करिए आप, ठीक है। हम ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि आपके साथ में आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए या फिर देनी चाहिए। हम कौन होते हैं हम ज्वाइनिंग देने वाले? हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो केवल आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इस वीडियो में एक सवाल मैं धामी जी से करना चाहता हूँ। देखिए, समझाने का प्रयास करता हूँ। धामी जी का अपना बयान आता है। धामी जी कहते हैं कि मेहनती बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए। ओके, होना चाहिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारा नहीं कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली रूप से धामी जी ये बोलते हैं कि ज्वाइनिंग देनी चाहिए। देखिए, दो तरह के बच्चे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप वीडियो में बताया था कि एक है सिलेक्टेड बच्चे, ये आपके लगभग 916 बच्चे हैं जो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। दूसरे अनसिलेक्टेड बच्चे। अनसिलेक्टेड बच्चे फिर सारे ही बच्चे अनसिलेक्टेड हैं, लेकिन मैं उनको कंसीडर कर रहा हूं जो यहाँ पे 5-7 नंबरों से ये बाहर हुए थे। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें धामी जी खटीमा सीट से लड़ रहे थे, खटीमा सीट से एक साइड धामी जी खड़े थे और एक साइड यहाँ पे भुवन कापड़ी जी खड़े थे। इस चुनाव में धामी जी अपना चुनाव हार गए थे और कापड़ी जी इस चुनाव में जीत गए थे, यानी सिलेक्ट हो गए थे। मेरा सवाल धामी जी से ये है कि इस चुनाव में क्या धामी जी ने मेहनत नहीं की थी? जिस चुनाव में धामी जी बाहर हो गए थे, मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाए, बाहर हो गए, क्या इस चुनाव में धामी जी ने मेहनत नहीं की थी? क्या इस चुनाव में केवल कापड़ी जी ने मेहनत की थी जो सिलेक्ट हुए थे? अगर इस चुनाव में धामी जी ने मेहनत की थी तो इसका मतलब यह है कि जो लोग बाहर होते हैं ये भी मेहनती होते हैं, ये भी मेहनत करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं एक कंडीशन यहां पे ये रखना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर 1% अगर एक कंडीशन ऐसी है कि अगर धामी जी को पता चलता कि इस चुनाव में धांधली हुई है, जो इस चुनाव हुआ है ये 22 वाला, इस चुनाव में धांधली हुई है, तब धामी जी का फैसला क्या रहता? क्या धामी जी का फैसला तब ये रहता कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए? क्या ये रहता? या फिर धामी जी का फैसला ये रहता कि इस भर्ती में जितने फर्जी बोर्ड पड़े हैं इनकी जांच होनी चाहिए, इस भर्ती में जितने फर्जी बोर्ड पड़े इनकी जांच होनी चाहिए और उस आधार पर डिसाइड होना चाहिए कि कापड़ी जी को सीट मिलनी चाहिए या फिर ये सीट नहीं मिलनी चाहिए और इस पर री एग्जाम होना चाहिए, मतलब री इलेक्शन होना चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है? तो एक सवाल मेरा धामी से है, अगर इस कंडीशन में ऐसा होता देन ये फैसला किस तरह का आपका रुख मोड़ता? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये करना चाहिए, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। देखिए, आप भी अपना वक्तव्य रखिएगा, मैं भी अपना बात यहां पे रखने का प्रयास। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे चलता हूं। मैं इसके दूसरे पहलू बात करते हैं, मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं इस भर्ती में क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। मैं दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। एक जो सिलेक्टेड लोग हैं और जो अनसिलेक्टेड हैं, मैं दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर ज्वाइनिंग होती है तब इसके क्या प्रॉफिट लॉस हैं, और अगर ये भर्ती रद्द होती है तब इसके क्या प्रॉफिट और लॉस हैं, यानी क्या इसकी लाभ है क्या इसकी हानियां हैं। देखिए, अगर ज्वाइनिंग होता है तब भी और अगर पेपर रद्द होता है तब भी, मैं दोनों कंडीशन बात कर रहा हूं। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूं अगर इसमें लाभ क्या क्या है, अगर इसमें ज्वाइनिंग होती है इसमें लाभ क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे इसमें क्या होगा, लगभग 30% लोग इसमें जो सिलेक्ट हैं उन लोग को इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 30% लोग, मतलब मेरा ऐसा मानना है, लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि 70% लोग जो है इसमें इस तरह से इसमें भर्ती हुए। मेरा ऐसा मानना है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको मानने के लिए भी बिल्कुल बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप ये माने कि इसमें 70% लोग भर्ती इस तरह से हुए। मत मानिए आप, मैं तो बोल रहा हूं आप मान लीजिए 10% हुए। मैं आपसे थोड़ा ना बोल रहा हूं बिल्कुल भी। आप मेरे ऊपर आप ऐसा मतलब अजीब तरीके से आप लोग बोलने लग जाते हैं। मैं तो अपनी बात रखा हूं, जितना मेरा अपना विवेक है, जितना मुझे लगता है, मैं भी पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं, मतलब जितना मेरा अपना आइडिया है और कहीं ना कहीं इस लेवल पर भी चीजों को हम समझते हैं, इन चीजों को उसी आधार पर हम बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं कि आप भी इस बात को माने, पहली चीज, ठीक है। ठीक है, मेरा मानना ऐसा है। देखिए, एक बात तो समझिए, यहाँ पे जो लोग फाइनली पकड़े जाएंगे, जितने लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग ना भर्ती में इस तरह से पैसा दे करके भर्ती हुए, तो वो तो बाहर ही हो जाएंगे। तो ज्वाइनिंग मिलेगी किसको? ज्वाइनिंग मिलेगी मात्र 30% लोगों को, मेरा ऐसा मानना। चलिए, आप अगर ज्यादा मान लेते तो 40 मान लीजिए, 50 मान लीजिए आप, ठीक है। 30% लोग को इसे फाइनली क्या होगा, इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। अब जरा एक बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए, 30% जो लोगों को ज्वाइनिंग क्यों मिल रही है, ये लोग मेहनती क्यों है, आपको पता है क्या? मैं आपको बताता हूं ये लोग मेहनती क्यों है। ये मेहनती इसलिए है क्योंकि इस बार पोस्टर 916 आई थी। इस बार पोस्टर 916 आई थी, ये केवल इसलिए ये लोग मेहनती हैं।
अगर यही पोस्ट अगर 500 आई होती ना, या ये पोस्ट अगर 500, 400, 600 पोस्ट आई होती ना, ठीक है, तो ये मेहनती लोग भी बाहर जाते, क्योंकि इसमें इतने लोग तो कम से कम, मैंने कम कर दिया आप कहने पे, ठीक है, अगर इतने लोग भी अगर इसमें धांधली वाले हैं, और सोचो अगर 500 ही पोस्ट आई होती ना, तो ये जो लोग अभी मेहनती बोल रहे हैं, पर ये लोग भी मेहनती नहीं रहते। कब? जब ये पोस्ट 500 आई होती। इसका मतलब ये है आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम में आपकी 100, 200, 500 पोस्टर निकलेंगी ना, वहां पे किसी मेहनती का चयन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कितनी बड़ी धांधली चल रही है। और अगर इसका पर्दाफाश अभी नहीं होता है, अगर ये चीज अगर जड़ से खत्म नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है आपको लगता है कि कभी आप 150 पोस्टर अगर आएंगी उसमें आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो। और एक बात आप मुझे बताइए, कभी भी जब बड़ी पोस्ट के लिए अगर पोस्टर निकलती हैं, तो क्या उसमें 1000 पोस्टर आती हैं क्या? बड़ी पोस्ट के 1000 पोस्ट आती क्या? कभी नहीं आती। बड़ी पोस्ट में कितनी आती हैं? 100, 50, 150 ऐसी आती है। और आपको लगता है कि आप उन पोस्ट में आप सिलेक्शन ले लोगे? अगर ये भर्ती घोटाले का अगर जर्सन नहीं होता है ठीक तरह से, आपको लगता है कि उन पोस्ट में आप भर्ती लोगे? आपको केवल वीडियो बीपीडीओ बनाई है, आपको ये नहीं पता एक्चुअली वीडियो बीपीडीओ होता क्या है। मैं आपको रियली बताऊं, बहुत मतलब जितनी इसमें पोस्टें हैं ना, इनमें सबसे बेकार जो पोस्टें हैं वो वीडियो की हैं। मैं पर्सनली बहुत बच्चे हमारी क्लास से, हमारी कोचिंग से बहुत बच्चे पहले भी वीडियो बन चुके हैं। बात आपको समझ आ रही? उस आधार में बोल रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो को मैं जानता हूँ पर्सनली, उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी एक्चुअली होता क्या है ना, जब हमारे पास में कोई जॉब नहीं होती है, हमारे पास में कुछ नहीं होता है, तो हमें लगता है कि कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन वास्तव में जब आपको ये मिल जाएगा ना, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम ऊपर वाली पोस्ट में हम जा सकते थे, हम इस वजह से ऊपर वाली पोस्ट में हम नहीं गए हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताने का प्रयास करूँ, समझिए। देखिए यहाँ पे अगर क्या होगा, अगर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, तो ये लोग की नौकरी लगेगी, मतलब ये लोग ज्वाइनिंग सेलेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग इनको मिल जाएगी। लेकिन ये भी मेहनती केवल कब तक है? जब तक ये 500 पोस्ट में, मतलब अभी ये पोस्टें इतनी आ गई है। अगली बार यही लोग अभी जो मेहनती है ना, अगली बार यही लोग मेहनती नहीं होंगे। अगली जो पोस्ट आएंगे ना, पटवारी वाले अगर जो पोस्ट हैं, या आगे वाली जो एसआई वाली पोस्ट है, या इससे बड़ी अगर कोई पोस्ट आती ना, उसमें ये लोग भी मेहनती नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतनी पोस्ट है, उतनी धांधली से हो ही रही है। मतलब ऐसा तो हमको अभी तक तो हमें यही समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे ये जो अभी सिलेक्ट हो रखे हैं ना 30% बच्चे, अभी जो ये सिलेक्ट हो रखे हैं 30%, वास्तव में ये बच्चे हकदार थे जो इसमें बड़ी पोस्ट आ रखी है। इसमें जो बड़ी पोस्ट आ रखी है, बड़ी पोस्ट कौन सी है? चकबंदी अधिकारी की। अगर आप री एग्जाम होता है, दोबारा एग्जाम होता है, आपको मौका मिलेगा इस पोस्ट में जाने का। आप जानते हो चकबंदी अधिकारी होता क्या? आपको पोस्टों के बारे में पता है क्या? इसमें जो पोस्ट आई हैं जिन जिन विभागों में, जरा एक बार उनको खोल के देखिएगा, आपको समझ आएगा कि आखिर आपको कहां डाला गया है, कहां आपको सिलेक्ट किया, कहां आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आप किस लायक हो आप, और आपको क्या बनाया जा रहा है। जरा समझिए बात को। इसमें चकबंदी अधिकारी पोस्ट है। इसमें चकबंदी अधिकारी जो होता है, एक तरह से ये नायब तहसीलदार के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं, यही जो चकबंदी अधिकारी पोस्ट यूपी में आती है ना, यही पोस्ट यूपी में लोअर पीसीएस के अंदर आती है। उत्तराखंड के अंदर इस पोस्ट को ग्रुप सी में डाला गया है। इसका विशेष कारण इसका थोड़ी ये भी है क्योंकि पोस्टें कम हैं, पोस्टें ये कम होती हैं, और ऊपर से होता क्या है, अब कम पोस्टों के लिए एग्जाम पे फॉर्म निकालना, पेपर करवाना, बहुत सारा सरकार का खर्चा आता है। पोस्टें भले ही कितनी भी हो, 10 आए, 20 आए, 100 आए, फॉर्म भरने वाले लगभग 1 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उतनी ही व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे चकबंदी अधिकारी पोस्ट इसमें। दूसरी इसमें है सहायक प्रबंधक उद्योग। आप जानते हो सहायक प्रबंधक उद्योग होता क्या है? सहायक प्रबंधक उद्योग के अंदर कितने काम होते हैं? अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है। लेवल 6 की दोनों पोस्टें हैं। आपको कभी भी ग्रुप सी के माध्यम से लेवल 6 में आपको एंट्री करने का मौका बहुत कम ही मिलता है। और जब भी ये पोस्टें आती हैं ना, तो आप ये मान के चलिए ये पोस्टें 100 से ऊपर कभी नहीं आती है। अभी भी इन दोनों को मिला दोगे आपकी 100 से ऊपर पोस्टें नहीं है। इन दोनों को आप मिला दोगे ना, तब भी आपकी 100 से ऊपर पोस्टें नहीं है। अगर ये अलग से आती ना, तो ये 100 के अंदर ही पोस्टें आती, 100 या 200 के अंदर ही पोस्ट आएंगी। और अगर ये पोस्ट अलग से आती ना, तो आप इसमें कभी मेहनती नहीं हो सकते हो, कभी आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि इतना तो धांधली हो ही रही है। 100-200 बच्चे धांधली से हो ही रहे। इतना तो आप मानते ही हो कि आप ये भी नहीं मानते हो कि 900 में से 100 लोग सेलेक्ट या इस धांधली से हो रखे हैं। इतना तो मानोगे आप। और अगर ये 150 बच्चे जो हैं, अगर 150 बच्चे जो हैं इस तरह से, अगर तो आपको लगता है कि कभी अगर इस तरह से बड़ी पोस्ट आती तो आपका इसमें चयन हो सकता है? आपका चयन इसमें कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी इसमें पोस्ट देखो, इसमें एआरओ की पोस्ट है इसमें। ठीक है, आपको पता है एआरओ क्या होता है? जो अपना हमारा जो असिस्टेंट रिव्यू, जितना भी हमारा सरकार का काम होता है ना, सचिवालय के अंदर एक प्रमुख अधिकारियों में एक अधिकारी होता है। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें आने के बावजूद भी आपको क्या बनाया गया है? वीडियो। और आप उसी के लिए लड़ रहे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, और हमको ये लग रहा है कि क्या पता अगली बार हमारा चयन हो या ना हो, अगली बार पेपर कैसे आए,
ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता। मैं आपको रियली एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, जिन्होंने सच में इसमें मेहनत कर रखी है और जो सच में ये 30% लोग सिलेक्ट है ना, इस 30% में अगर जो लोग बाय लक भर्ती नहीं हुए होंगे, इसमें जो लोग बाय लक भर्ती अगर नहीं हुए होंगे ना, वो लोग निश्चित तौर पे यहां भी सिलेक्ट होंगे। और बाय लक वाले कितने होते हैं? मैं मानता हूं पहली बात तो होते ही नहीं है, मैं तो भरोसा नहीं करता इस बात पे कि कोई लक से अपने 80 क्वेश्चन सही कर देगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर ऐसा मान लेता है ना, तो एक बच्चा होगा, एक बच्चा भी नहीं हो सकता ऐसा, या एक बच्चा मान लो, चलो मैंने मान लिया 1-2 बच्चे से हो जाएंगे जो इसमें लक के सहारे इसमें भर्ती होंगे। और जो मेहनती लोग हैं ना, मेहनती लोग हैं, अगर इसका एग्जाम दोबारा होता है 100% निसंदेह, मुझे कोई संदेह नहीं, ये बच्चे सारे के सारे ये बच्चे दोबारा भर्ती होंगे। काय के लिए? एक बात समझो जरा सा, आप ना जरा भ्रष्टाचार का लेवल समझो, आप पेपर लीक का मामला समझो जरा। देखिए एक बात समझिए यहाँ पे, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पेपर मिल गया एक दिन पहले, जरा ध्यान समझो। कुछ लोग, कितने लोग ऐसे भी हैं इसमें जिन्हें एक रात पेपर मिल गया, उसके बावजूद भी ये लोग बाहर हो गए। अब बताओ जरा सा, एक रात पहले इनको पेपर मिल गया और ये लोग फिर भी बाहर हो गए हैं। अब जरा एक बात समझिए, जब ये लोग जिन लोगों को एक दिन पहले पेपर मिल गया है और ये लोग फिर भी बाहर हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप सिलेक्टेड हैं, तो आप अपने आप को कहां रखते हैं? आपकी स्थिति कहां है? आपको ये, आप अपना आकलन ठीक से नहीं कर पा रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस एग्जाम में सबसे पहले विरोध आप ही को करना चाहिए था। क्योंकि एक बात देखिए यहाँ पे, कुछ लोगों को ये लगता है ना कि री एग्जाम होगा, हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, सबका हो जाएगा। देखिए जिस बंदे के इस एग्जाम में अगर 30 नंबर है ना, और अभी तो लग रहा है कि एक मौका मिलेगा, वास्तव में मौका मिल भी जाएगा, ठीक है, लेकिन उस जिसके 30 नंबर आ रखे हैं उसकी संभावना कितनी इसमें सिलेक्ट होने की आपको जानकारी है? कितनी संभावना उसकी सिलेक्ट होने की जिसकी इस बार इसमें 30 नंबर आ रखे हैं? बहुत कम चांसेस हैं कि वो 30 नंबर वाला बच्चा इस बार इसमें 60 या 70 नंबर लेकर के आ जाए। लेकिन आप जो 75 लेकर के आ रखे हैं, आप जो 75 लेकर के आ रखे हैं, आपको 80 लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप मुझे बताइए। और अगर 80 आप लेकर के आते हो, धांधली नहीं होती, तो 80 टॉप मेरिट होगी इसकी। टॉप मेरिट होगी मतलब क्या? आप चकबंदी ऑफिसर होंगे, सहायक प्रबंधक उद्योग होंगे आप, या फिर आप RO होंगे। और अभी आप क्या बन रखे हो? अभी आप खुशकिस्मत वीडियो में। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ और जॉब नहीं है, हमें लग रहा है कि कहीं से भी सरकारी नौकरी लग जाए, आगे चल के हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, आपके एक बार जब आपकी कहीं सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद पोस्ट निकालना बहुत टफ काम हो जाता है। आपको पता है जो BDO होता है, ये BDO जितना लगभग मैं आपको बता दूं 120 वेबसाइट पे काम करता है। 120 ये जो वेबसाइट होती है ना, उसको चलाता है, उतने वेबसाइटों पे ये काम करता है, ठीक है। हर दिन 100 वेबसाइट की लॉगिन करना, उसके अंदर काम करना, उसके अंदर, ठीक है, उनको लॉग आउट करना, ये कोई मजाक काम नहीं है। जरा आपके आसपास में अगर कोई BDO हो, जरा बात करके देखना, एक बार पता चलेगा। आप BDO होता क्या है? एक प्रधान का सचिव होता है, सेक्रेटरी बोलते हैं उसको, ग्राम प्रधान का सचिव जो होता है ना, उसको सेक्रेटरी, उसको BDO कहा जाता है, उसको BPDO कहा जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बात जरा समझने का मेरा प्रयास करना। अगर ऐसा होता है तो आप इन पोस्टों पर होंगे बड़ी, और वास्तव में इन पोस्टों के हकदार आप ही हो। इन पोस्टों का हकदार वो नहीं है जो री एग्जाम बोल रहा है, और जिसके इस एग्जाम में 30 नंबर आ रखे हैं, वो थोड़ा ना इसके हकदार है, वो इसका हकदार नहीं, इसके हकदार आप ही लोग हो। अगर ये भर्ती परीक्षा अगर रद्द नहीं होती, देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, सरकार वो चीज हो नहीं पाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक्चुअली ये है, देखिए यहाँ पे आप ये तो मानोगे कि अगर कितना भी STF काम कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, इसमें एक बच्चा तो ऐसा हो ही जाएगा जो पकड़ा नहीं जाएगा और इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। या आप ऐसा मान लेते हो कि 100% जो है जिन्होंने यहाँ पे पैसे दे रखे हैं वो सब पकड़े जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 100% नहीं हो सकता, एक बच्चा, तब भी एक बच्चा ऐसा होगा जो इसमें भर्ती हो जाएगा, जो पकड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम होगा ना, उसमें लोग को ये लगेगा कि यार पिछली बार सब थोड़ी पकड़े गए थे, क्या पता कितनी बार पिछली बार नहीं पकड़े गए, तो अगली बार 15 लाख रुपए या पैसे देने में लोगों को बढ़ावा मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम में भी, ठीक है। लेकिन अगर ये भर्ती परीक्षा अगर रद्द हो जाती है, तो अगली बार लोग पैसे देने से डरेंगे। लोग सोचेंगे कि अगर मैंने पैसे दे दिए तो अगर पकड़ा गया तो फिर भर्ती रद्द हो जाएगी, और भर्ती जब रद्द हो जाएगी तो मेरे 15 लाख डूबेंगे, और नॉर्मल आदमी 15 लाख का रिस्क जल्दी लेता नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा अपना पे 15 लाख देने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? एक बात ध्यान दे। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे, सबसे बात, अगर जो इसमें एक हानि जो हो सकती है आपके यहाँ पे बच्चों, मुझे तो लगता है, ठीक है ना, लाभ तो इसमें मैंने आपको बता दिया, देखिए एक हानि के रूप में केवल जो सिलेक्टेड बच्चे हैं इनको एक बार फिर से री एग्जाम देना पड़ेगा, बस
हानि मुझे लगती है कि इसमें इनको एक बार फिर से री एग्जाम देना पड़ेगा, सिलेक्ट इनको होना ही होना है, बशर्ते अगर कोई अपना बाय लक जिसने ओम जय जगदीश करके इसने गोले नहीं लगाए होंगे और इत्तेफाकन उसका सिलेक्शन हो गया होगा। मैं नहीं मानता ऐसा कोई बच्चा होगा। अगर ऐसा बच्चा कोई है केवल वो री एग्जाम में बाहर होगा, लेकिन मेहनती कोई बच्चा है तो वो डेफिनेटली वो बच्चा सिलेक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक हो गया, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप सहमति के तौर पर अपनी बातों को बोलिएगा, अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप उस तरह से अपनी बात रखिएगा, ठीक है। एक मर्यादाएं जो होती हैं उन मर्यादाओं को फॉलो जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलने लग जाए, ठीक है। बोलने को हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, देखिए सबको बोलना आता है। आज हम एज ए टीचर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आपकी एज से गुजरे हैं, सब कुछ हमको भी आता है, ठीक है। लेकिन देखिए आपकी भी कुछ चीज़ें हमारी भी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मैं वैसी उम्मीद करूँगा आप लोग उनको फॉलो करेंगे और आपको भी ये सोचना है कि ये बातें ठीक हैं या फिर नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बातें, इन बातों से आप सहमत हो या फिर नहीं हो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।